नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 23 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स का अंक लेकर हाजिर हूं। तो आरपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछती है और इसके लिए आप रेगुलर रहें, क्योंकि रेगुलरिटी, निरंतरता ही वो माध्यम है, वो रास्ता है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। तो यदि आप निरंतर नहीं हैं तो अपने आप को निरंतर बनाना शुरू करें, क्योंकि रेगुलरिटी से ही जो है आप सभी कवरेज कर पाते हो, हर एक टॉपिक को सही तरीके से समझ पाते हो। अगर आप एक या दो दिन भी मिस करते हैं तो इसका मतलब आप जो है खुद का ही नुकसान करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये कंजूसी जो है इन वीडियोज़ के लिए घातक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का देखते हैं दोस्तों। अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन नेशनल अवार्ड्स जो हमारे मिलते हैं, फिल्म अवार्ड्स, उनके बाद में यदि कोई प्रतिष्ठित अवार्ड हमारे यहाँ है तो वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। और इस बार का ये अवार्ड जो है तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म को दिया गया है बेस्ट फिल्म के रूप में। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का 5वां संस्करण जो है 20 फरवरी की रात मुंबई में आयोजित किया गया। इस दौरान अजय देवगन स्टारर तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म बताया गया। वहीं लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को और छपाक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को चुना गया। तो मूलभूत रूप से एक्टिंग पर फोकस इसमें किया जाता है। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु को फिल्म लूडो के लिए, जबकि क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म दिल बेचारा में और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को फिल्म गिल्टी के लिए दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उसमें और भी अवार्ड्स हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें लगभग यहीं से प्रश्न आते हैं। बेस्ट फिल्म कौन सी रही, या एक्टर कौन था, या एक्ट्रेस कौन था, इतने ही प्रश्न हमको पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस पूरे विश्व भर की एक ग्लोबल संस्था है, और ये संस्था लगातार पृथ्वी की रक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती है। इसी क्रम में इस संस्था के यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी की रक्षा के लिए धर्म गुरुओं के सहयोग हेतु एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है फेथ फॉर अर्थ मूवमेंट। तो फेथ फॉर अर्थ अभियान जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए धर्म गुरु जो हैं उनको साथ में लेगा। तो यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये अभियान शुरू किया गया है। मकसद क्या है? दुनिया भर के जो धार्मिक संगठन हैं, धर्मगुरु और आध्यात्मिक नेताओं की मदद से 2030 तक धरती के 30% हिस्से को प्राकृतिक परिस्थिति में बदलना। दरअसल इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2015 में यूएन की एक बैठक हुई, जिसमें 193 देशों ने आने वाले दशक के लिए 3 लक्ष्य तय किए। पहला गरीबी हटाना, दूसरा सबको शिक्षा देना, और तीसरा पर्यावरण बचाना। इसीलिए वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हेतु धार्मिक संगठनों की मदद की बात की गई। चूँकि 80% से भी अधिक लोग दुनिया में आस्तिक हैं, आस्तिकता को दर्शाते हैं, और वे अपने धर्म जो की नैतिकता जो है उसका पालन भी करते हैं। और लगभग हर एक धर्म में जो है प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई है। खास करके सनातन धर्म में तो इसे बड़े विस्तार से अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, तो जिसके अधीन ये कार्यक्रम किया जा रहा है, फेथ फॉर अर्थ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर जितने भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उन पर प्रतिक्रिया जो होती है, या फिर उनके लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है। जून 1972, आप सभी जानते हैं, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया था। और इसकी पहली निदेशक थी मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जिसने इस यूएनईपी कार्यक्रम को स्थापित उसी समय किया। तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम कन्वेंशन में ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था। संगठन का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। तो ये बेसिक जानकारी यूएनईपी के बारे में भी, ताकि इससे जुड़ा कोई प्रश्न अगर आए तो वो भी हम कर सकें। आगे बढ़ने से पहले इसी तरह से जैसे करंट अफेयर्स का अच्छा मैटर आपको मिलता है, आरपीएससी पर सब इंस्पेक्टर 2021 की तैयारी जो है हमारी एप्लीकेशन पर हो रही है। आरएस जंक्शन ऐप पर बड़ी मेहनत के साथ में कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, वो भी बड़े किफ़ायती दामों में। तो दोस्तों, आप सहयोग कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को बने रहने में। तो डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्विज और टेस्ट
2 साल की वैलिडिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डिस्कशन फोरम के साथ में ये कोर्स अवेलेबल है हिंदी का। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पर भी कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। जल्दी ही पॉलिटी पर भी मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ, तो आप सभी जो है इनका लाभ उठा सकते हैं। आज ही RS जंक्शन ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलरिटी, निरंतरता के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि घर पर पढ़ाई करना थोड़ा सा असहज हो जाता है कई बार हमारे लिए, हम निरंतरता नहीं रख पाते। लेकिन यहाँ पर डेली बेसिस पे जो क्लासेस आपको उपलब्ध होती है उनसे आप निरंतरता बना सकते हैं। चलिए, मोंटेनेग्रो एडिएट्रिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, ये एक टूर्नामेंट है बॉक्सिंग का प्रतिष्ठित, जिसमें भारतीय टीम ने भाग लिया और भारतीय महिला बॉक्सरों ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया 5 स्वर्ण पदक के साथ। तो बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। मोंटेनेग्रो एडिएट्रिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज समेत कुल 10 मेडल्स भारतीयों ने अपने नाम किया। इसी बदौलत वुमेन्स कैटेगरी में भारत टॉपर रहा। इस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान 2 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और चेक रिपब्लिक 1 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेंस कैटेगरी में भारत का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा, जहां पुरुष बॉक्सर्स केवल 2 मेडल ही जीत पाए। टूर्नामेंट में भारत की विंका को वुमेन बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया, जिन्होंने 60 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। बेबी रोजिसाना चानू ने 51 किग्रा भार वर्ग और अरुंधति चौधरी ने 69 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तो धीरे धीरे अब जो खेल स्पर्धाएं जो रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, वो शुरू हो रही हैं और वहाँ पर परिणाम भी आने लगे हैं। तो अब आपके लिए काफ़ी प्रश्न जो हैं धीरे धीरे स्पोर्ट्स के भी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेशन मिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, कलीरा अतीता, बिट्टू और सराराई पोट्टू, ये 3 फिल्में हैं, तीनों को ही नॉमिनेशन मिला है। भारतीय फिल्में हैं ये, इनको ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेशन दिया गया है। तो भारत से तीसरी फिल्म के रूप में नीला माधव पांडा की कलीरा अतीता ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है। फिल्म में क्या दिखाया गया है? फिल्म भारत के पूर्वी तटीय इलाकों यानी उड़ीसा से गायब होते गांवों की कहानी है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे समुद्र के पानी के कारण गायब हो रहे हैं। कलीरा अतीता को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। कलीरा अतीता से पहले करिश्मा देव दुबे की बिट्टू और दक्षिण के सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सुराराई पोट्टू। सुराराई पोट्टू क्या है? ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर मैंने देखी भी है, हालांकि मुझे तमिल में ही इसे देखना पड़ा। तो इस फिल्म में क्या है कि एक ऐसे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर की कहानी दर्शाई गई है जो देश भर में सस्ती वायु सेवा को शुरू करने के लिए संघर्ष करता है और कैसे बड़े कारपोरेट उद्योगों से उसको सामना करना पड़ता है। वो अपना एयरफोर्स का एक एक्स पायलट होता है और उसके बाद में किस तरह से वो इसके लिए प्रयास करता है और कैसे वो अपना खुद का एक सस्ती कंपनी बनाता है, इस पूरे को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसी जो प्रेरणास्पद कहानियाँ होती है, उन्हीं कहानियों के लिए ऑस्कर जैसे पुरस्कार मिलते हैं। इसके अलावा विद्या बालन स्टारर शॉर्ट फिल्म नटखट जो है, उसको भी शॉर्ट फिल्म्स की रेस में शामिल किया गया है। भारत की जो आधिकारिक एंट्री थी वो थी जलीकट्टू, लेकिन जलीकट्टू जो है वो ऑस्कर रेस से बाहर हो गई है, उसको नॉमिनेशन वहाँ पर नहीं मिल पाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला बायोनेस्ट बायो इनक्यूबेटर कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों, IIT जोधपुर में राजस्थान का पहला बायोनेस्ट बायो इनक्यूबेटर शुरू किया गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 22 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई। बायो इनक्यूबेटर क्या है? पहले इनक्यूबेटर शब्द को आप समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। घोंसला जो होता है, आपने देखा होगा कि जैसे घोंसले में पक्षी अपने अंडे सेते हैं, उसी तरह से कृत्रिम रूप से अंडों को सेने के लिए, उनको एक प्राकृतिक कल्चर के लिए वातावरण प्रदान करने के लिए एक मशीन बनाई जाती है, जिसमें अंडों को रखने से वे अंडे जो है अच्छी तरह से उनको से दिया जाता है और उनमें से चूजे बाहर निकल आते हैं। तो चूजे निकलने की प्रक्रिया थोड़ी टफ होती है, इसलिए उसमें इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जब भी कोई नया आइडिया होता है, वो एक अंडे की तरह है और उस अंडे से या उस आइडिया को एक स्टार्टअप में बदलने के लिए, उसको एक चूजे में बदलने के लिए आवश्यकता होती है इनक्यूबेटर की। उनको बोलते हैं हम स्टार्टअप इनक्यूबेटर। तो किसी भी आइडिया को धरातलीय रूप में लाने के लिए, उसे एक्चुअली उपयोग करने योग्य बनाने के लिए जो भी हमारा शोधार्थी होता है उसको ज़रूरत पड़ती है बहुत सी चीज़ों की, ऑफिस स्पेस, लीगल एड की, इसके अलावा फंडिंग की, ठीक है, और किस तरह से प्रोसेसेस का प्रयोग किया जाता है, उन सब की। तो वही काम यहाँ पर कौन करेगा? IIT। तो बायो
नेस्ट बायो इंक्यूबेटर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इंक्यूबेटर का काम यही है कि वो आइडिया को एक कंपनी में या एक स्टार्टअप में परिवर्तित करने में मदद करता है। बायो इंक्यूबेटर में प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी अपना प्रोफेशनल बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल से संबंधित आइडिया जो है उस पर काम कर सकेगा। प्रत्येक साल न्यूनतम 5 स्टार्टअप अथवा प्रोफेशनल्स का इंक्यूबेशन इसमें किया जाएगा। 3 साल में न्यूनतम 15 नए स्टार्टअप आएंगे और मेडिकल क्षेत्र में कम से कम 10 नए उत्पाद और टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को फायदा होगा। तो एक नवीन विचार के साथ जो कोई शोधार्थी यहाँ पर आएगा या कोई कंपनी आएगी, उसको एक कंप्लीट उपयोग करने योग्य उत्पाद में परिवर्तित करने का काम यहाँ पर होगा। बायो इंक्यूबेटर में बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइसेस के विकास, जैसे कि रोग के निदान के लिए सेंसर, डिवाइस इम्प्लांट, थेरेप्यूटिक डिवाइसेस, इमेजिंग प्रोटोकॉल, इन सभी चीज़ों को तैयार किया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जो है, उसने देश में बायोटेक अनुसंधान के लिए ही ये बायोनेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है बायो इंक्यूबेटर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजी योजना शुरू की है। और इस योजना के लिए आईआईटी जोधपुर को 4.5 करोड़ का फंड भी दिया गया है। तो यह है दोस्तों वो योजना जिसको आईआईटी जोधपुर में शुरू किया गया है, ताकि हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सके बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। चलिए, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो आप सभी लाभ उठा सकते हैं इन करंट अफेयर्स को। एक पीडीएफ संकलन में 2020 के 1500 से भी ज़्यादा प्रश्न अवेलेबल है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर गुलदस्ता करंट अफेयर्स बुक के रूप में। तो आज ही उसका लाभ आप उठाएं और रेगुलरली रिवाइज करते रहें, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर्स ना छूटे और आप अपना अच्छा स्कोर परीक्षा में कर सकें। विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।